वे सभी लोग जो पूरे भारत में स्वच्छता की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वे सभी सद्गुरु की प्रेरणास्पद बातें सुन रहे हैं। मुझे जनवरी 2018 में इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। उसके बाद से मैं सद्गुरु की किताबें भी पढ़ता रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि कितने अलग अलग कठिन और जटिल परिस्थितियों को सद्गुरु बहुत सरल बना देते हैं, चाहे वो मुद्दे व्यक्तिगत हों, राष्ट्रीय संदर्भ के हों या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के हों। आज हम सभी इस सदी की सबसे कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध जो केवल दुनिया के कुछ हिस्सों तक सीमित था, लेकिन अभी कोविड-19 की यह महामारी पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है, जिसमें करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 30 लाख से ज़्यादा लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। लेकिन हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस बहुत बड़ी चुनौती को बहुत ही सही तरीके से संभाला है। हमारे यहाँ मौतों की संख्या और जो लोग इससे इन्फेक्टेड हैं उनकी संख्या हमारी आबादी की तुलना में बहुत बहुत कम है। लेकिन फिर भी वे लोग जो सीधे लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस डर के सामने, चाहे वो मेडिकल कम्युनिटी हो, डॉक्टर हों, नर्सें हों, या वे दूसरे लोग जो सीधे मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं, या फिर सुरक्षाकर्मी, या फिर स्वच्छता योद्धा जो सफाई कर्मी हैं, वो लोग सीधे लोगों का सामना कर रहे हैं। जब लोग पूरी तरह से लॉकडाउन में अपने घर में बैठे हुए हैं, ये लोग बाहर निकल रहे हैं और हर घर से कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, उन लोगों के घर से भी जिनको कोविड-19 का इन्फेक्शन है। तो ये बात कुछ ऐसी है कि जैसे कि कोई सिपाही युद्ध रणभूमि में होता है, उसे किसी भी समय एक गोली आके उसे लग सकती है और उसका जीवन ले सकती है, लेकिन फिर भी वो पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करता है। इसी तरह हमारे स्वच्छता योद्धा उसी तरह के दृढ़ निश्चय के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो भी हमारी तरह इंसान हैं। उन्हें भी उस तरह का डर महसूस होता है कि उन्हें अपने परिवार की सेवा करनी है, परिवार का ख्याल रखना है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त 2015 के दिन और उसके बाद जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक हम काफ़ी दूरी तक आगे आ चुके हैं। अगर हम ये सोचें कि पिछले 6 सालों में क्या उपलब्धियां मिली हैं इन स्वच्छता योद्धाओं के साथ, अगर वो लोग उपलब्ध नहीं होते तो शायद आज ये चुनौती हमारे लिए एक बहुत बड़ी तबाही बन गई होती। मुझे याद है सद्गुरु ने कहा था कि चुनौती भरे वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपदा बन जाएं। ये एक चुनौती भरा समय है, लेकिन हमारे स्वच्छता योद्धा अपने प्रयासों से, जब 99% हमारे जो शहर हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, हम करीब 65% वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर में जा सकता है और देख सकता है कि पिछले 5 से 6 सालों में कितना फ़र्क आया है, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। हमारे सामने कोविड-19 की चुनौती है, लेकिन हमें एक और चुनौती का सामना करना है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करना चाहते हैं कि हमारा देश पूरी तरह से स्वच्छ हो। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं सद्गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ आशीर्वचन कहें और हमें आशीर्वाद दें। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस सदी के संत हमारे साथ मौजूद हैं और हमसे बात करने वाले हैं और उनकी बातें सुनने वाले हैं। हमारे लाखों स्वच्छाग्रही, हमारे म्युनिसिपल कर्मचारी, म्युनिसिपल कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी, कॉरपोरेशंस के और म्युनिसिपल बॉडीज़ के चेयरमैन्स, ऐसे अधिकारी जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए राज्यों में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, और वे सभी लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम कर रहे हैं। करीब 48 लाख लोगों को हमने आमंत्रित किया है कि वो सद्गुरु के प्रवचन को आज सुने। हमारे साथ मौजूद हैं 5 म्युनिसिपल कमिश्नर और हमारे मिशन डायरेक्टर,
सेक्रेटरी जी, वो सभी कुछ सवाल पूछेंगे सद्गुरु से। हमारे सभी स्वच्छता योद्धाओं की ओर से ये लोग सद्गुरु से प्रश्न पूछेंगे। ये सभी इन सभी स्वच्छता योद्धाओं के प्रतिनिधि होंगे। हमने देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ स्वच्छता वॉरियर्स के क्वेश्चंस रिकॉर्ड भी किए हैं। तो सबसे पहले मैं सद्गुरु को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन के साथ इसकी शुरुआत करें, और उसके बाद में एक एक करके इन म्युनिसिपल कमिश्नर्स को आमंत्रित करूंगा जो इस कठिन समय में इस चुनौती से जूझ रहे हैं। सद्गुरु जी, कृपया अपना आशीर्वचन दें। आप सभी को नमस्कारम। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि मैं इन सब महत्वपूर्ण संविधाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हमें अपने देश को साफ रखना है, सुरक्षित रखना है, उसे सफल बनाने वाले लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ। भारत को स्वच्छ भारत बनाने का ये एक मिशन सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक है, क्योंकि इसके बिना एक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे उद्योग कैसे हैं, हमारे व्यवसाय कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक स्वच्छ देश के बिना न तो स्वास्थ्य होगा, न खुशहाली होगी, और न ही किसी के लिए कोई आकर्षण होगा कि वो यहाँ के इस देश में रहना चाहें। हमारे खुद के नागरिकों के लिए कोई आकर्षण नहीं होगा कि वो अपने शहरों में रहें अगर मूलभूत स्वच्छता ही मौजूद ना हो। मैंने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। छोटे शहरों में और गांवों में, यहाँ तक कि तमिलनाडु के गांवों में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि वो पहले की तुलना में आज काफ़ी ज़्यादा साफ हैं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाइयाँ देना चाहता हूँ उन सभी को जो अलग अलग स्तरों पे इस कार्य को संभाल रहे हैं, और वे सभी कर्मचारी जो ज़मीनी स्तर पर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके उत्साह और उनकी भागीदारी के बिना ये निश्चित रूप से नहीं हो सकता। तो मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरीके से हम स्वच्छता को देख रहे हैं और उसको संभाल रहे हैं। और जैसा कि आपने मेरी बात को कहा कि चुनौती भरे वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आपदा बन जाएं। चुनौती भरे वक्त होते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम उसे एक आपदा में बदलते हैं या उसे एक मौके में बदलते हैं कि हम अपनी क्षमताओं को ऊपर उठा सकें, अपने दृढ़ निश्चय को ऊपर उठा सकें, इस देश में प्रेरणा के स्तर को ऊपर उठा सकें, और सबसे बढ़कर एक ज़्यादा मजबूत और संतुलित इंसान बन सकें, ताकि हम एक देश के रूप में जीवन को पहले से बेहतर तरीके से संभाल सकें। तो ये मेरे लिए मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप सभी लोगों से आज बात कर पा रहा हूँ, और ख़ास तौर से ऐसे एक दौर में स्वच्छता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और मेरा धन्यवाद। वे सभी लोग जो सड़कों पे उतर के काम कर रहे हैं, खुद को इन्फेक्शन के सामने झोंक रहे हैं, मैं आप सभी के सामने अपना सिर झुकाता हूँ। जब भी कोई इंसान कोई ऐसा काम, चौथी बार का भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, अपने कार्य के माध्यम से जिस संकल्प के साथ उन्होंने काम किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें इंदौर से उज्जैन शिफ्ट किया है, उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। इंदौर पे इस महामारी का बहुत बुरा असर रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं। तो मैं श्री आशीष सिंह जी से निवेदन करूंगा, जो अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उज्जैन के, कि वो अपना पहला सवाल पूछें। आशीष जी। नमस्कार सद्गुरु। नमस्कार सर। सद्गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है। सद्गुरु, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये परिस्थिति संकट से लड़ने के लिए अपनी आंतरिक अनंत शक्ति को जागृत करने का एक मौका है? और दूसरी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि ये मौजूदा तबाही एक नई रचना का मार्ग है? मुझे दूसरा सवाल समझ नहीं आया। सद्गुरु, मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि ये मौजूदा तबाही एक नई रचना का मार्ग है? ठीक है। तो
जब चुनौती भरे समय आते हैं, जब कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, ये वो समय होता है जब इंसान ऊपर उठ सकते हैं और आमतौर पर वो जो हैं उससे कहीं बेहतर बन सकते हैं। जब सब चीज़ें आरामदायक होती हैं तो दुर्भाग्य से मानवता का एक बड़ा प्रतिशत अपनी खुद की क्षमता को पूरी तरह से नहीं खोजते हैं, लेकिन जब चुनौती भरे समय उन्हें ढकेलते हैं तब वो उभर के आते हैं। समाज ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा है तब हमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मानव समाजों का ये आमतौर पे तरीका नहीं रहा है। जब संकट की घड़ी आती है तभी लोग अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अगर हम अपने जीवन के हर पल में ये किया होता तो शायद ये संकट कभी आते ही नहीं। तो ये हमारे लिए एक मौका है। अभी इसे हम अपने पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी तबाही में बदल देंगे, या हम इसे एक छोटे से बदलाव के रूप में बिता देंगे जो हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा, जो हमें एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला बनाएगा। और सबसे बढ़कर हम अपने जीवन में भीतर और बाहर बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। हमारे सामने ये मौका है। जहाँ तक मेरी बात है, चाहे कोई महामारी हो या ना हो, एक संकट है। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को ठीक से नहीं संभालता है वो संकट का सामना कर रहा है। व्यक्तिगत लोग, समाज, देश संकट का सामना कर रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे संभाल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ किसी युद्ध के कारण या किसी आपदा के कारण हो। जब इंसान अपनी पूर्ण क्षमता पे काम नहीं करते हैं तो वो अपने आप में एक संकट है। तो इस तरह के समय में हमारी परीक्षा ली जा रही है कि क्या हम एक औसत दर्जे के इंसान बनेंगे या अपनी पूर्ण क्षमता तक ऊपर उठेंगे। तो मेरे ख्याल से एक पीढ़ी के रूप में यह हमारे लिए एक मौका है कि हम वास्तव में दिखा सकते हैं कि हम कौन हैं। क्योंकि जब ऐसे पल आते हैं, जब चुनौती भरी परिस्थितियाँ आती हैं, संकट आता है या हमारे जीवन को खतरा होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। एक भारतीय के रूप में आइए हम दिखाएं कि हम वास्तव में कौन हैं। ये इस चीज़ को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अभी हमारी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं मानो उनका प्यार, उनकी मानवता, उनकी करुणा एक सीमित चीज़ है और ये खर्च हो जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा करुणा दिखाते हैं या प्यार दिखाते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। अपने जीवन के 24 घंटों में आप इन चीज़ों का प्रदर्शन कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होगी। ये चीज़ आपके शरीर के साथ भी सच नहीं है। आपका ये शरीर जो वास्तव में एक सीमित चीज़ है, आप इसका जितना ज़्यादा उपयोग करते हैं ये उतना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यही बात आपकी समझ, आपकी ऊर्जा, आपके प्यार, आपकी करुणा एक इंसानी जीवन में हर मूल्यवान चीज़ के साथ लागू होती है कि अगर आप उसका उपयोग करते हैं वो और बेहतर हो जाती है। तो एक इंसान के रूप में हमारे पास जो भी क्षमता है, आइए इसे पूरी तरह से उपयोग करें और इस परिस्थिति का सहजता से इसके पार जाएं। धन्यवाद सद्गुरु। आशीष जी, अपने 2 सवालों के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सद्गुरु ने कहा कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम अपनी पूर्ण क्षमता को उजागर करें और उसे पहचानें, और मुझे लगता है कि हम ये करेंगे। मैं श्री बच्चा निधि पानी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं सूरत के। ये एक स्मार्ट सिटी है और देश के सबसे स्वच्छ देशों में से एक है। ये कुछ गलत कारणों से न्यूज़ पे रही है और श्री पानी ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। जिस तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है हर इन्फेक्टेड व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, मैं श्री पानी जी से निवेदन करूंगा कि सद्गुरु से वो अपना अगला सवाल पूछें। धन्यवाद सर। नमस्ते सद्गुरु जी। मैं बच्चा निधि पानी हूँ, सूरत का म्युनिसिपल कमिश्नर। दरअसल हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में जी रहे हैं। हर दिन हमारे म्युनिसिपल कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी और ख़ासतौर और कोरोना पॉजिटिव केस भी जो हैं उनको लेकर लोगों में पूर्वाग्रह है। लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
जो लोग उनके करीब रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, जो पहले उनके साथ रहते थे लेकिन अब उनसे दूर हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हम लोगों में एक हम लोगों में ये सकारात्मकता कैसे लाएं अपने जीवन में, और ये तय करें कि हर कोई इस सकारात्मकता को महसूस कर सके। ख़ास तौर से मैं आपके पहले जवाब से बहुत प्रेरित हुआ हूँ कि हम सभी को ऊपर उठना होगा और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। तो कृपया हमें बताएं कि हम इस दुनिया को और ज़्यादा सकारात्मक दुनिया कैसे बनाएं। आपको नमस्कार। मुझे पता है कि आपको संभालने के लिए कठिन शहर दिया गया है। मुझे पता है जब सूरत में प्लेग हुआ था तब से आज जो पूरा सूरत हो गया है वो एक बहुत ही शानदार परिवर्तन है। हम आपको और आपके पहले रहे अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हमें इन चीज़ों को लेकर थोड़ा संवेदनशील होना होगा। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लोगों में पूर्वाग्रह है, लोग लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, हमें दूरी को भेदभाव नहीं मानना चाहिए। जब कोई देखता है, जब लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक कैरियर हो सकता है, क्योंकि वो एक मेडिकल व्यक्ति हैं या वो एक स्वच्छता कर्मी हैं, जब लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति बाहर निकला हुआ है और हो सकता है कि उनको वायरस का इन्फेक्शन हो, तो स्वाभाविक रूप से वो दूरी रखना चाहेंगे। हमें इस दूरी रखने की भावना को भेदभाव या पूर्वाग्रह समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये भेदभाव नहीं है। मुझे लगता है कि स्वच्छता कर्मी, डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले, उन सभी का बहुत ज़्यादा भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जिस तरीके से लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। पहली बार लोग वास्तव में पुलिस के सामने अपना सिर झुका रहे हैं। लोगों को हमेशा लगता था कि पुलिस उनका शोषण करने के लिए है। दुर्भाग्य से ये हैंगओवर ब्रिटिश समय का है कि अगर आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये खतरा है। अगर आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो आपको ज़्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बात है कि अगर आप पुलिस की वर्दी देखते हैं, हालांकि आप कोई अपराधी नहीं हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आपको उनसे डर लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चित्र बना हुआ है वो ये है कि पुलिस वाले आके आपकी पिटाई करेंगे। यहाँ तक कि जब कोई माँ अपने बच्चे को अच्छे से खाना खिलाना चाहती है, वो बच्चे से कहती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी क्योंकि वो आके तुम्हारी पिटाई करेगा। तो देश में इस तरह की मानसिकता रही है। लेकिन मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि लोग स्वच्छता कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों के प्रति बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त कर रहे हैं। इन लोगों को आमतौर पर हम अनदेखा कर देते हैं। दुर्भाग्य से कोई भी व्यक्ति अगर किसी स्वच्छता कर्मी को नमस्कारम करता है, कई लोगों को लगता है कि लोग सुबह जब चलने के लिए जा रहे हैं, ये झाड़ू लगाने वाला उनके रास्ते में आ रहा है। लेकिन आज पहली बार भारत में लोग उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें इसे जारी रखना होगा, इसे और बढ़ाना होगा, क्योंकि ये आभार बहुत ज़रूरी है अगर हम इस स्वच्छ भारत के अभियान को वास्तव में सफल बनाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा पूरे देश में हो, केवल कुछ खास चुनिंदा शहरों में नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नागरिकों की ओर से ये आभार बरकरार रहे। जब लोग आभार व्यक्त करते हैं तो फिर सड़क पे जो चीज़ें फेंकी जा रही हैं वो रुक जाएंगी और स्वच्छता कर्मियों का काम पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक कि एक घर के अंदर भी जब कोई आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपके लिए मायने रखता है, जब वो व्यक्ति घर की सफाई करता है, फिर जिस चीज़ को आप खा रहे हैं उसके छिलके को आप घर में नहीं फेंकेंगे। स्वच्छ भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सफाई करना नहीं है। स्वच्छ भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम चीज़ों को वहाँ नहीं फेंकें जहाँ उन्हें फेंका नहीं जाना चाहिए। तो इस कारण स्वच्छता कर्मियों के प्रति ये आभार की भावना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है ये पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी कम्युनिकेशन करना चाहिए कि लोग किस तरह से आभार व्यक्त कर रहे हैं और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप स्वच्छ भारत नहीं बना सकते। क्योंकि आप चाहे कितनी भी सफाई कर लें, अगर लोगों को इस बात की जागरूकता नहीं है कि उन्हें गंदगी नहीं फैलानी है, तो आप दिन के कितने घंटे सफाई करते रहेंगे। देखिए,
सफाई कचरे के डिब्बों से होनी चाहिए, सड़कों से नहीं। सड़कों पे सारा कचरा क्यों फैला रहता है और क्यों किसी को साफ करने की ज़रूरत पड़ती है? सिर्फ इस कारण क्योंकि हमारे अंदर उन चीज़ों के प्रति कोई आभार नहीं है जो सफाई करते हैं। हमें लगता है कि उनका काम है सफाई करना। नहीं, ये हमारा काम है कि हम देश को साफ रखें। तो अभी ये संदेश बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है। इस तरह की महामारी इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा समय है। और मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि स्वच्छ भारत का मतलब ये नहीं है कि स्वच्छता कर्मी जाके सड़कों की सफाई करें। स्वच्छ भारत का मतलब है कि हर नागरिक इस बात का ख्याल रखे कि वो कचरे को सड़कों पर ना फेंके। तो इस आभार के स्तर के साथ देखिए, कुछ लोग यहाँ वहाँ नकारात्मक चीज़ें करते हैं, कुछ बुरी घटनाएं होती हैं, उस पर ध्यान ना दें। इतने बड़े देश में इतनी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक बड़े स्तर पर नागरिकों का एक बड़ा समूह लोग इन स्वच्छता कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। हमें इन चीज़ों को आगे फैलाना चाहिए, इस पूर्वाग्रह की बातों को नहीं। धन्यवाद सद्गुरु, आपने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात कही। इस संदेश को हम आगे ले जाएंगे। हमारा अगला जो सवाल है, दिल्ली में हमारे 3 म्युनिसिपल कमिश्नर हैं और एक एनडीएमसी के चेयरमैन हैं। दिल्ली में करीब 5,000 कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं और करीब तो हमने डॉक्टर किलराज कौर जी को चुना है, जो पूर्व दिल्ली की म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, जो दिल्ली का सबसे गरीब इलाका है और इस महामारी से सबसे ज़्यादा वहाँ प्रभाव हुआ है। मैं दिलराज जी से अपना सवाल पूछने का निवेदन करूँगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सद्गुरु जी। सद्गुरु, कोरोना का संकट मानवता के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती है, कम से कम मौजूदा पीढ़ी के लिए। और किसी विशेष वैक्सीन या उपचार के अभाव में ये परिस्थिति न सिर्फ उलझन पैदा कर रही है बल्कि डर भी। मैं डर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंसानी अस्तित्व के कमज़ोरी को ये सामने लाती है। सद्गुरु, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फ्रंट लाइन योद्धाओं के रूप में और नेताओं के रूप में हम व्यक्तिगत रूप से अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को कैसे बरकरार रख सकते हैं? इन सभी अनिश्चितताओं और असुरक्षाओं के बीच हम अपनी व्यक्तिगत भीतरी ताकत तक कैसे पहुंच बना सकते हैं, ताकि हम सभी साथ मिलकर अपना सबसे बेहतरीन कर सकें और इस चुनौती भरे समय में अपने लोगों और अपने देश की सेवा कर सकें? धन्यवाद। तो जैसा कि आपने पहले ही कहा कि हमें इस बात का एहसास होने लगा है कि इंसानी जीवन कितना नाजुक है, और ये नाजुक है चाहे वायरस हो या ना हो, ये वैसे भी नाजुक है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ होने की मैं एक फ़िलॉसफ़ी के रूप में कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये एक सच है कि हम सभी नश्वर हैं। इसका मतलब है कि हम सीमित मात्रा में समय के साथ आए हैं। हमारे पास यहाँ जीने के लिए बहुत सीमित मात्रा में समय है। अभी वायरस के साथ चिंता ये है कि ये सीमित समय इस वायरस के कारण शायद और भी छोटा हो जाए, तो हम उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन चाहे वायरस हो या ना हो, समय की मात्रा सीमित है। अगर इंसान हमेशा इस बात के प्रति जागरूक होते तो वो अपने जीवन को बिल्कुल ही अलग तरीके से व्यवस्थित करते, जिस तरीके से अभी समाज है उसके बजाय। समाज और ज़्यादातर इंसान इस तरह से जी रहे हैं मान लो वो अमर हों, उनकी कभी मौत ना होने वाली हो। उन्हें लगता है कि दूसरे मरने वाले हैं। नहीं, आप और मैं मरेंगे। हम नहीं चाहते कि हम बेसमय मर जाएं, वो अलग बात है, लेकिन हम सभी मरने वाले हैं, हम सभी। तो ये बात बहुत ही शक्तिशाली तरीके से लोगों को समझ आ रही है। ये डर के साथ प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। ये इस बात का एहसास करने का बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पे हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति क्या है। हमारे यहाँ आने से पहले अनगिनत लोग यहाँ पे जिंदा रहे हैं, लेकिन वो सभी जा चुके हैं। उनमें से किसी का अस्तित्व नहीं है और कहीं उनका नामो निशान नहीं है। आज सब कुछ हमारे हाथ में है। ये देश, ये दुनिया, ये परिवार, ये जो कुछ भी सोचते हैं कि हमारा है, ये सब हमारा है। लेकिन हम भी चले जाएंगे और जो अगली पीढ़ी यहाँ रहेगी शायद हमें याद भी नहीं करेगी। शायद कुछ लोगों को याद
शायद कुछ लोगों को याद रखा जाएगा, बाकी सभी लोगों को भूल दिया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ 100 साल पहले कितने लोग यहाँ रहते थे, कितने नाम आपको याद होंगे? शायद 100 नाम आपको याद हों। अगर मैं कहूँ 500 साल पहले, शायद आपको 5 नाम भी याद ना हो। अगर मैं कहता हूँ 1000 साल पहले, तो शायद आपको 3 नाम भी याद ना हो। तो आपके और मेरे साथ भी यही होगा। तो इस बात का एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि हम नश्वर प्रकृति के हैं, हमारी मृत्यु होने वाली है। तो बात केवल एक दिन की नहीं है, यह हमेशा के लिए है। जब वायरस नहीं था तब भी लोग रोज़ मर रहे थे। अब ये वायरस उस परिस्थिति को और तेज कर रहा है, तो हम उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस बात को समझें तो इसी से हमें थोड़ी सहजता का एहसास होगा। हमारी सारी बेचैनी, हमारे सारे संघर्ष ऐसे हैं। हमारा एक शरीर है जिसे हमने एक अरसे के दौरान इकट्ठा किया है। हमारी एक मानसिक संरचना भी है जिसे हमने एक समय के दौरान इकट्ठा किया है। जिस भी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं वो हमारी हो सकती है, लेकिन वो मैं नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कपड़े मैं हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये कपड़े मेरे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये कपड़ा ही मैं हूँ। इसी तरह मैं ये नहीं कह सकता कि ये शरीर मैं हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये शरीर मेरा है। इसी तरह मैं ये नहीं कह सकता कि ये विचार और भावनाएं मैं हूँ, ये मेरे हैं। अगर ये अंतर स्थापित हो जाता है आपके और आपके शरीर के बीच, आपके और आपके मन के बीच, अगर थोड़ी बहुत दूरी स्थापित हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं चली जाएंगी। इंसानी जीवन में केवल 2 तरह के दुख होते हैं, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। एक बार आपके और आपके शरीर के बीच एक दूरी आ गई, आपके और आपकी मानसिक संरचना के बीच एक दूरी आ गई, ये दुखों का अंत है। हम इसे कैसे करें? ये बहुत आसान है। अगर आप दिन में 10-15 मिनट खुद के लिए लगाने के लिए तैयार हैं, अपने खुद के कल्याण के लिए, तो इसे किया जा सकता है। पूरी दुनिया में लाखों लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। इसे मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। इसे ऐप में भी उपलब्ध कराया गया है। ऐप में ईशा क्रिया नाम की एक चीज़ है। बस दिन में 12 मिनट इसके ऊपर लगाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी बुनियाद को बदल देगा। ये मुफ्त है, ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है, हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है। वे लोग जो सड़कों का सफाई का काम करते हैं वो भी रोज़ इसे कर सकते हैं। शुरू में इसे अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, उसके बाद वे खुद से इसका अभ्यास कर सकते हैं। 15 दिन आप आवाज़ का सहयोग लेके कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे खुद से कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इंसानी जीवन के लिए, चाहे कोरोना हो या ना हो। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझदारी के साथ अपना जीवन जिएं। हमें ये जानना होगा कि हमारे जीवन की क्या लंबाई चौड़ाई है। अगर हमें ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन के बुनियादी आयाम क्या हैं, कि हमारे पास कितना समय है, कितनी ऊर्जा है, तो हम अपने जीवन को किसी भी तरह से मूल्यवान कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेचैनी का समय नहीं है, ये एहसास करने का समय है। अगर आप इसे इस तरीके से देखें तो ये बहुत अच्छा समय है। मुश्किलें हैं, आर्थिक मुश्किलें हैं, हमारे जीवन को खतरा है। ख़ास तौर से अगर हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। और 1 साल से छोटे बच्चों को भी बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हम सभी के लिए खतरा है। स्वास्थ्य के स्तर पर खतरा, आर्थिक रूप से खतरा, हमारी जीवन शैलियों को बदलना पड़ सकता है। जिस तरीके से हम काम करते हैं उसे बदलना पड़ सकता है। बिजनेसेस को नुकसान हो सकता है, हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम अभी योद्धा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक युद्ध चालू है। बिना युद्ध के कोई योद्धा नहीं होता, लेकिन एक सामान्य युद्ध के मुकाबले ये एक अच्छा युद्ध है, क्योंकि कोई हमारे घर पे बम नहीं गिरा रहा है, कोई हमारे ऊपर गोलियां नहीं दाग रहा है। अगर हम जिम्मेदारी से पेश आते हैं और हम काम करते हैं एक तरह की प्रतिबद्धता के साथ अपनी खुशहाली और हर किसी की खुशहाली के लिए, तो इसे आसानी से संभाला जा सकता है। जब हम वापस घर जाते हैं तो हमारे घर पे बम नहीं फूटा है। ये बहुत अच्छा युद्ध है। लोग इसकी तुलना वर्ल्ड वॉर 2 से कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उनको पता नहीं कि विश्व युद्ध का क्या मतलब होता है। उन्हें नहीं पता कि जब आप बाहर जाते हैं और लौट के आते हैं तो आपका घर और आपका परिवार हवा में उड़ गए। लोगों को इसका मतलब नहीं पता है। हम इसे युद्ध कह रहे हैं क्योंकि हम इसे युद्ध स्तर पर इसके साथ निपटना चाहते हैं। लेकिन ये समझने की गलती मत कीजिए कि ये उस तरह का युद्ध है। तो अगर ये एक युद्ध है और अगर इस पीढ़ी में हम केवल इसी युद्ध का सामना करने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये किसी दूसरी तरह का युद्ध नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि हमारे देश ने कुछ युद्धों का सामना किया हो, 4 युद्धों का हमने सामना किया है, और हाँ, हर दिन
छोटे स्तर के युद्ध चलते रहते हैं, लेकिन सौभाग्य से हमारे फौजियों ने हमारे युद्धों को केवल देश की सीमाओं पर रोक के रखा है। हमने इस युद्ध का सामना कोयंबटूर या इंदौर या कहीं और नहीं किया है। पिछले 150 साल में शायद कोई और युद्ध नहीं हुआ है, तो हमने एक युद्ध नहीं देखा है। हमारे युद्ध हमारे साहसी सैनिकों के द्वारा लड़े गए हैं और उन्हें देश की सीमाओं पर रोक दिया गया है, कभी उन्होंने देश के अंदर प्रवेश नहीं किया है। तो ये कोरोना या वायरस का ये युद्ध जो हम लड़ रहे हैं, ये एक कोमल युद्ध है। अगर मैं ये कहता हूँ तो मुझे हो सकता है कि कई सारे लोगों को अपमान महसूस हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान है। अगर हम सभी जिम्मेदारी से पेश आएँ तो ये बहुत आसान है, क्योंकि ये हम तक चूहों या मच्छरों के द्वारा नहीं पहुँच रहा है। इसके लिए मूल परिवहन एक इंसान है। अगर आप और मैं एक इंसान के रूप में जिम्मेदारी से पेश आते हैं तो ये निपट जाएगा। हमने लॉकडाउन किया और फिर से लॉकडाउन किया और तीसरा लॉकडाउन किया, सिर्फ इस कारण कि लॉकडाउन को ठीक से कर नहीं रहे हैं। अगर 15 दिनों के लिए हम में से हर कोई पूरी तरह से ईमानदारी से लॉकडाउन करे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इंसानों के रूप में हम जिम्मेदारी से पेश नहीं आ रहे हैं और यही हमारी समस्या रही है। अभी हमारा युद्ध वायरस के साथ नहीं है, हमारा युद्ध अपनी खुद की विवशताओं के साथ है, अनुशासन की कमी के साथ है, फोकस की कमी के कारण सख्त है, और हमारे देश की खुशहाली के प्रति हमारा जो रुचि का भाव है उसके साथ हमारा असली युद्ध है। सद्गुरु आपके साथ होना इतना रूपांतरणकारी है। ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर में मैंने शांभवी क्रिया सीखी और अभी भी मैं हर दिन नियमित उसका अभ्यास करता हूँ और मुझे पता है कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे सभी स्वच्छता वॉरियर्स ने इस बात को उन्होंने ध्यान दिया होगा कि ऐप के माध्यम से हर किसी तक की ये क्रिया पहुंचेगी। इस तरह की सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिलराज कौर के बाद हमारे एक गाज़ियाबाद के एक स्वच्छता कर्मी का एक वीडियो है। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि कृपया उस वीडियो को पहुंचे और मैं चाहता हूं कि सभी स्वच्छता कर्मी इस वीडियो को सुनें। आदरणीय गुरुजी, मैं राजेश हूँ, स्वच्छता कर्मकारी गाज़ियाबाद से, और हम सभी अभी सफाई का काम करने के लिए जाने वाले हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम थोड़ा डर भी रहे हैं क्योंकि हमारा परिवार डर के साए में जी रहा है और हम इस भय से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। राजेश को नमस्कार। मैं आपको ये समझना होगा कि ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इस देश के निर्माण में जहाँ महात्मा गांधी ने एक बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी, एक चीज़ जो उन्होंने हमेशा प्रदर्शित करने की कोशिश की कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, और शायद ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपिता हैं जिनका फ़ोटो खींचा गया है, शायद दूसरों ने भी किया हो, लेकिन वो एकमात्र ऐसे हैं जिनका झाड़ू लगा के सफाई करते हुए फ़ोटो खींचा गया है एक राष्ट्रपिता के रूप में। तो कई तरीक़ों से अगर देखा जाए तो हमने ये कभी नहीं देखा है कि छोटा काम क्या है, बड़ा काम क्या है। हर किसी के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि ये वायरस का समय बहुत अच्छा समय है कि इस संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं कि क्या महत्वपूर्ण है। ये समाज को देखने का तरीका नहीं है। जैसे ही आप सोचते हैं कि एक काम दूसरे काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस जीवन को संभालने का पूरा नज़रिया ही खो बैठेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संदेश पूरे देश तक पहुंचाया जाए कि सड़कों को साफ़ करना, उसकी सफाई रखना अपने मंदिर को साफ रखने के जितना ही महत्वपूर्ण है, किसी के ऑफिस जाने जितना महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का अपना काम करने जितना महत्वपूर्ण है।
क्योंकि देश का वो हिस्सा जिसकी आप अभी सफाई कर रहे हैं, उसे साफ करना आपका काम है। मैं अपने हिस्से की सफाई कर रहा हूँ, आप अपने हिस्से की सफाई कर रहे हैं, कोई और अपना काम कर रहा है। तो कोई भी एक काम दूसरे काम से छोटा या बड़ा नहीं है। तो हम जिस भी छोटे मोटे पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सभी इस समूह के नेतृत्व वाले आप सभी यहाँ हैं। हमें संदेश भेजना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में कोई वीडियो बनाऊं कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है कि सड़क पे काम करने वाले कर्मचारियों के रूप में वो जो कर रहे हैं वो देश के निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये संदेश पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय देश बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। आमतौर पे वो इन चीज़ों को नहीं सुनते हैं, लेकिन अभी वो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए तैयार है जिसका संबंध वायरस से है और किस तरीके से वायरस को सीमित किया जा सकता है। देश के नागरिक सुनने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि ये संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा समय है। राजेश, आपको मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद। सद्गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बारे में अगर आप एक छोटा सा वीडियो बना के भेज सकें तो बहुत अच्छा होगा। हम अपने सोशल मीडिया के अलग अलग चैनल्स में इसे प्ले करना चाहेंगे। और इससे पहले कि मैं अगले पैनलिस्ट से अपना सवाल पूछने के लिए आमंत्रित करूं, एक और स्वच्छता वॉरियर को मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो बेंगलोर से हैं। बेंगलोर में भी कोविड का काफ़ी असर रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से निवेदन करूंगा कि वे इस वीडियो को चलाएं। नमस्ते सद्गुरु, मेरा नाम ममता है और मैं बीबीएमपी के लिए स्वच्छता कार्मिका की तरह काम कर रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और 6:30 बजे कार्यस्थल पर पहुँच जाती हूँ। उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मैं अपने लिए नियत की गई सड़कों में झाड़ू लगाने लगती हूँ। मैं सड़क को उसी तरह साफ करती हूँ जिस तरह मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। मैं अपना काम बहुत खुशी के साथ करती हूँ। साथ ही साथ आम जनता और अब मीडिया वाले भी हमारे काम की सराहना कर रहे हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि हम कोरोना की मौजूदगी में भी बाहर निकलकर अपना काम कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत सुख मिलता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं शहर की स्वच्छता में योगदान कर रही हूँ। इन चीज़ों के कारण वो काम जो मैं कई सालों से कर रही हूँ उसे जारी करने के लिए मेरा उत्साह बहुत बढ़ जाता है। मैं अरुण प्रकाश जी से निवेदन करूंगा जो कि आगरा के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। आगरा एक पर्यटक स्थल है जो ताजमहल के लिए जाना जाता है और मैं 2 साल के लिए वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था 1996 से 98 तक। और अब बहुत ज़्यादा खबरों में है वो देश। वहाँ पे कोविड के काफ़ी ज़्यादा केस हैं। तो मैं अरुण प्रकाश जी से निवेदन करूँगा कि वो अपना सवाल पूछें। आदरणीय सद्गुरु जी, मैं अरुण प्रकाश, आगरा का म्युनिसिपल कमिश्नर। सद्गुरु जी, आगरा में हमारे 5000 से ज़्यादा स्वच्छता कर्मी हैं जो कई तरह के काम कर रहे हैं, जैसे धुआं करना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, खासतौर पर संवेदनशील हॉटस्पॉट इलाकों में। सद्गुरु जी, हम इस बारे में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि इन कर्मियों का उत्साह कैसे बरकरार रखा जाए और उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि वो एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, ताकि वो अपने मन में मौजूद उस डर से उबर पाएं कि उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को बताई जा चुकी है, लेकिन शायद कई लोगों तक ये बात ना पहुंची हो। ये इस तरह का इन्फेक्शन नहीं है जो खाने वाली चीज़ों के माध्यम से आप तक पहुंचता है, ये सांस के माध्यम से आप तक पहुंचता है। तो मास्क पहनना जब आप बाहर निकलते हैं और लोगों से दूरी बनाकर रखना, ये चीज़ें ग्रामीण भारत में हमेशा से रही हैं। कम से कम दक्षिण भारत में आज भी ये सदाचार है कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो लोग अपने चेहरे के सामने यूँ हाथ लगा के बात करते हैं। वायरस के कारण नहीं, हमेशा अगर आप किसी के करीब जाके बात करना चाहते हैं तो आप हमेशा चेहरे के सामने हाथ लगाते हैं।
माफ़ कीजिएगा, डिस्कनेक्शन हो गया था थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि ये बात सभी स्वच्छता कर्मियों तक पहुंचाना बहुत ही सरल भाषा में कि एक इन्फेक्शन कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क साफ़ कर रहे हैं आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सड़क के आसपास इन्फेक्टेड लोगों के आसपास किस तरीके से पेश आना चाहिए, इस बारे में उनको शिक्षित करना चाहिए। उन लोगों में इस तरह का डर नहीं फैलाना है कि ये हवा में है और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास हैं या हॉस्पिटल के पास हैं तो उसके आसपास आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये संदेश सभी स्वच्छता कर्मियों तक पहुंचना चाहिए। और ये लोग अगर प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं तो उनको बड़ा आत्मविश्वास आ जाएगा कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। वरना ये सरल लोग जो सड़कों पे काम करते हैं, स्वाभाविक रूप से उनमें डर होगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जो नेतृत्व में हैं और जो राज्य सरकारें हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध हो। ये पहले ही हो रहा है मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर, नर्सें, स्वच्छता कर्मी और पुलिस। जब इन लोगों में इन्फेक्शन की संख्या बढ़ती है तो उनकी प्रेरणा का स्तर कम हो जाता है। जब उनकी प्रेरणा का स्तर कम हो जाता है तो देश और भी ज़्यादा खतरे में चला जाएगा। तो इस बात को साफ साफ समझना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी और पुलिस, इनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ऐसी कुछ भद्दी घटनाएं हुई हैं। हमने सुना है, मुझे पता नहीं कि किस शहर में, शायद दिल्ली के आसपास कहीं, कि एक स्वच्छता कर्मी को एक कीटाणु रोधक पीने के लिए मजबूर किया गया और मुझे पता नहीं शायद वो मर गया या उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ऐसी भद्दी चीज़ें हुई हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए, उनकी मदद की जाए, अगर ज़रूरत हो तो उनको सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि अगर स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस वाले और स्वच्छता कर्मी, अगर उनका उत्साह कम हो जाता है तो देश बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा। तो इस बात को हर किसी को समझना होगा। धन्यवाद सद्गुरु, धन्यवाद अरुण। और अब मैं आमंत्रित करता हूं मदुरई के म्युनिसिपल कमिश्नर वासिकन जी को। मिस्टर वासिकन, आप अपना सवाल पूछें। सद्गुरु जी नमस्कारम, गुड आफ्टरनून। मैं बहुत आपके साथ सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। सद्गुरु, आपकी राय में मानवता कोविड-19 से कौन कौन से सबक सीख सकती है? तो जैसा कि हमने पहले ही कहा, सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है, हमें इसके लिए कोविड का इंतज़ार नहीं करना था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम सभी के पास सीमित समय है। हम इस समय को कैसे मैनेज करते हैं और हमारे पास जो ऊर्जा है हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, उससे ये तय होगा कि हमारे जीवन का अनुभव कितना गहरा है और हम दुनिया में कितने प्रभावशाली हैं। आप केवल ये दो चीज़ें ही कर सकते हैं। आप केवल ये दो चीज़ें कर सकते हैं, आपके जीवन की गहराई और दुनिया में आपका असर। आपका सारा काम बस इसी चीज़ के बारे में है। अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो ये इस बारे में है। अगर आप अपने परिवार के साथ जाते हैं तो उसका भी यही उद्देश्य है। आप सिनेमा जाते हैं, उसका यही उद्देश्य है। आप दुनिया के साथ काम करते हैं, उसका भी यही उद्देश्य है। आपके जीवन की गहराई या आप जो काम कर रहे हैं दुनिया में वो कितना प्रभावशाली है। तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना होगा। केवल तभी इंसानी जीवन सार्थक और संपूर्ण होता है। चूंकि लोग इस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं हैं कि उनके पास सीमित मात्रा में समय है, लोग इस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं मानो वो हमेशा के लिए जीने वाले हों। यहाँ तक कि अभी भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ढील दी गई और शराब की दुकानें खुल गईं और हर कोई पागल हुआ जा रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने दिनों से वो क्या कर रहे थे। वो अपने घर में बैठे थे और हताश हो रहे थे कि कब शराब मिलेगी। जैसे ही शराब मिली वो सब सारी चीज़ें भूल गए और एक दूसरे के ऊपर लद कर बिना किसी समझ के पिछले 6 हफ्तों में लॉकडाउन, पूरा देश घर के अंदर बंद रहा। हमने देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया। ये बहुत बड़ी सामाजिक खतरा है, एक राजनीतिक खतरा है। ये हर तरीके से ये देश के लिए खतरा है। लेकिन फिर भी हमने ये किया ये सोचकर कि हम वायरस को हरा देंगे। लेकिन ऐसे लोग जो विवशता की एक स्तर में जी रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। जैसे ही शराब की दुकान खुलती है वो एक दूसरे के ऊपर लद जाते हैं। तो फिर लॉकडाउन का क्या मतलब रहा?
अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को नीचे लाने का क्या मतलब रहा अगर लोग इस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं? तो ये एक चीज़ है जो हमें सीखनी होगी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें जिस पे हमें काबू पाना है वो है अपने खुद के शारीरिक और मानसिक व्यवस्थाएं। केवल तभी आप आज़ादी से जी पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस संस्कृति में हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है मुक्ति। मुक्ति का मतलब कहीं और जाना नहीं है। यहाँ आप कितने आज़ाद हैं, अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप कितने मुक्त हैं अपने शरीर में, अपनी चेतना में, आप कितने मुक्त हैं। इस आज़ादी के लिए आपको काम करना होगा। आपको पर्याप्त समय दिया गया। ये सरकार के द्वारा शुरू किया गया आध्यात्मिक प्रक्रिया है। 6 हफ्ते आपको आंखें बंद करके ये देखना चाहिए था कि आप खुद के बारे में क्या कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि विवशता आपके सभी बंधनों का आधार है। आप हमेशा शरीर और मन में किसी चीज़ को लेकर मजबूर हो जाते हैं। आपके शरीर, मन और भावनाओं की विवशता सभी आपके जीवन में हो रहे सभी मुश्किलों और दिक्कतों का स्रोत है। अगर आपको पता है कि अपने खुद के शारीरिक और मानसिक व्यवस्थाओं से कैसे आज़ाद हुआ जाए, तो ये संपूर्ण आज़ादी है। अभी भी थोड़ा लॉकडाउन का समय बचा है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसका उपयोग करेंगे। जो लोग शराब पी के बेहोश होना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य है, लेकिन उनके बारे में क्या करें। लेकिन कम से कम जो लोग नशे में नहीं हैं, उन्हें इस समय का उपयोग करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम अपनी विवशताओं से आज़ाद हो सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। एक इंसान के अंदर जो संभावनाएं हैं, उसे देखते हुए जो समय हमारे हाथों में दिया गया है वो बहुत कम है। केवल दुखी लोगों को लगता है कि जीवन बहुत लंबा है। अगर जीवन का आपका अनुभव गहरा है और दुनिया में आप प्रभावशाली तरीके से काम कर रहे हैं, तो इस जीवन में आप जो करना चाहते हैं उसके मुकाबले जो समय आपको दिया गया है वो बहुत ही छोटा है। इस समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके पास केवल इतना ही है। चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, हमारा समय टिक टिक करके बीतता जा रहा है। वायरस हो या ना हो, हमारा समय बीत रहा है। यहाँ बैठे बैठे हम कहाँ जा रहे हैं? हम कई सारी चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे शरीर की बात है, हमारा शरीर सीधे कब्र की ओर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा समय जो जीवन के रूप में हमारे पास है, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले हमारा अस्तित्व नहीं था और मरने के बाद कुछ सालों के बाद जब हम मरेंगे फिर हमारा अस्तित्व नहीं होगा। हमारा अस्तित्व अभी है। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है हमारे अस्तित्व में, क्योंकि हम यहाँ हैं, जिंदा हैं, जागरूक हैं, हमारे पास एक सोचने समझने वाला मन है। अगर हम इसका उपयोग अभी नहीं करते तो जीवन की ये अद्भुत घटना हमारे ऊपर बर्बाद चली गई है। सद्गुरु बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक शब्द में अगर हम इसे कहें तो ये संयम है। अगर हम संयम करते हैं तो बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रख लिया जाएगा। अब हमारे मिशन डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी श्री विनोद कुमार जिंदल जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना सवाल पूछें। वो पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करते रहे हैं। लॉकडाउन के समय में भी लगातार हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ बातचीत करते रहे हैं और उनसे संपर्क करते रहे हैं ताकि हम इस समय का सबसे अच्छा उपयोग करें। विनोद कुमार जिंदल जी, नमस्ते गुरुजी। प्रकृति ने हमें आनंद लेने के लिए बेशुमार संसाधन उपलब्ध कराए हैं, चाहे वो भोजन हो, पानी हो, हवा हो, और साथ ही लेकिन हम क्या करते हैं? साथ ही प्रकृति कचरे को तत्वों में तोड़कर और संसाधनों में बदलकर खुद को पुनर्जीवित करती रहती है ताकि हम उसके उपहारों का आनंद लेते रहें। प्रकृति इंसानों से सिर्फ इतनी उम्मीद करती है कि हम बची हुई चीज़ों और कचरे को उनके प्राकृतिक रूप में वापस कर दें, उसमें किसी भी तरह का सूखा कचरा या केमिकल्स मिलाए बिना, ताकि उसे प्राकृतिक पुनर्जीवन मिल सके और जीवन जारी रह सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रकृति कई रूपों से अपना प्रकोप दिखाती है, जैसे प्रदूषित धरती, भोजन, हवा, पानी और बीमारियां और आपदाएं। सरकार लोगों को प्रेरित करने के लिए कई चीज़ें कर रही है ताकि वो अपने गीले यानी प्राकृतिक कचरे में कोई सूखा कचरा ना मिलाएं, लेकिन ये काम चुनौती भरा साबित हो रहा है। हम इस बारे में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि कैसे हम अपने नागरिकों को प्रेरित करें कि वो अपने कचरे को अलग अलग करके रखें, ताकि हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति के आशीर्वादों का लाभ उठा सकें।
देखिए, प्रदूषण की समस्या देश में और दुनिया में वो एक अनुपात तक पहुंच गई है। जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र में लाखों टन प्लास्टिक है, नदियों में केमिकल्स हैं, तालाबों में केमिकल्स हैं। मुझे लगता है कि अप्रोच अब काफ़ी बदल गई है। रैली फॉर रिवर्स में एक सुझाव हमने ये भी दिया था और पिछले 4 से 5 सालों में पॉलिसी में काफ़ी हद तक बदलाव आया है और इसे लागू करने में भारत जैसे देश में, जहां संसाधन हमेशा चुनौती होती है संसाधनों की, इस कारण ये खास गति के साथ होता है। तो हो सकता है कि हम सभी थोड़े बेचैन हो जाएं, लेकिन हमारे पास केवल इतने ही संसाधन उपलब्ध हैं। लेकिन मैं खास चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग शहरों को मैनेज कर रहे हैं। कई शहरों में ये सच है, लेकिन कई शहरों में नहीं। हमारे शहरों में कुछ मुट्ठी भर शहरों को छोड़कर बाकी सभी शहर सैकड़ों सालों में उनका विकास हुआ है और वो बहुत व्यवस्थित नहीं है, उनकी प्लानिंग नहीं की गई है, वो बस लोगों की ज़रूरतों के अनुसार उनका विकास होता गया। तो इस वजह से स्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ तक कि एक नया पाइप डालने के लिए भी बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको कुछ गिराना पड़ेगा और वो कोट जाएंगे और ये समस्या चलती रहती है। आप सबको ये अच्छे से पता है। तो इस बारे में आपने इसे गरीब कचरे और सूखे कचरे में बांटा, इस चीज़ को होना ही चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, उद्योग से आने वाला कचरा और घर से निकलने वाला कचरा, ये अंतर बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। कई सारी प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों के लिए देश में एक कानून बना है कि उन्हें अपना खुद का ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए। ये सही तरीका नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि अगर आप एक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग से कहते हैं कि आप एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएं, वो ट्रीटमेंट प्लान केवल तभी काम करेगा जब अधिकारी वहाँ देखने के लिए जाएगा, बाकी समय वो उसे बंद रखेंगे पैसे बचाने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग से निकलने वाले कचरे को ट्रीट करने के लिए एक नया उद्योग बनना चाहिए, क्योंकि आपकी फैक्ट्री से जो कचरा निकल रहा है वो मेरी फैक्ट्री के लिए मूलभूत सामग्री है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा कहीं और बहकर ना जाए, वो मेरे पास जाए। तो वो फैक्ट्रियां जो प्रदूषण फैलाती हैं, उस कचरे को सफाई करने का काम उस उद्योग के पास नहीं होना चाहिए। एक दूसरा उद्योग होना चाहिए जो उस कचरे की सफाई, उस कचरे का ख्याल रखे। तो इसे एक उद्योग बनाना बहुत आसान है, लेकिन जो घर से निकलने वाला कचरा है उसे संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि ये बहुत अव्यवस्थित है। हज़ारों अलग अलग जगहों में सीवेज, बड़े शहरों में कम से कम हज़ारों अलग अलग जगहों में सीवेज समुद्र में या पानी में, नदी में मिल जाता है। तो उसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेगा, जिसके लिए खुद देश के शायद शहर के नागरिक तैयार ना हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हम ये कर सकते हैं कि सीवेज के लिए भी पैसे देना पड़े। जिस तरीके से पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम पैसे देते हैं, आपने कितना पानी उपयोग किया, कितनी बिजली का उपयोग किया, उसके लिए आपने पैसे देते हैं। उसी तरह से आपके घर से कितना सीवेज निकला, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है कि अभी ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसे करना पड़ेगा, वरना उस सीवेज का ख्याल रखने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। म्युनिसिपैलिटी को ही घर से निकलने वाले सीवेज का ट्रीटमेंट करना होगा, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। घर से निकलने वाले सीवेज के लिए भी आप इंडस्ट्री ला सकते हैं, लेकिन जब तक व्यक्तिगत लोग अपने घर से निकलने वाले सीवेज के लिए पैसा नहीं देते, ये नहीं होगा। तो जहाँ तक बात आती है प्लास्टिक और सूखे कचरे को गीले कपड़े से अलग करने की, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये केवल जागरूकता पैदा करने से ही होगा। इतने बड़े देश में जहाँ पे लोग आर्थिक क्षमताओं के अलग अलग स्तरों पे हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, लेकिन पूरे देश में अगर हम इसे सफल बनाना चाहते हैं तो ये अभी भी चुनौती है। इसे करने का एक सरल तरीका ये है कि आप एक तरह का एक मुआवजा रखें कि उदाहरण के लिए जब हम सभी बड़े हो रहे थे, हालांकि हम एक ऐसे परिवार से थे जो आर्थिक रूप से संपन्न था, उसके बावजूद सभी पुराने अखबार और मैगज़ीन अच्छे तरीके से उन्हें घड़ी करके रखा जाता था, और कभी कभी वो कचरे वाला आता था और जो घर की महिला हैं वो कबाड़ी वाले को क्योंकि मैंने ये देखा है, वो बैठ के
इसे इसका वजन लेते हैं, वो एक और न्यूज़पेपर लेना चाहता है और कितने किलोग्राम न्यूज़पेपर हमने दिया उसका वो वजन करेंगे। और जो भी ग्रोसरी राशन वगैरह घर आता था वो जूट की रस्सी में बंध कर आता था। ये सारी सुतली उन्होंने बांध कर एक बड़े बड़े रखे होंगे और उस सुतली का भी वजन होगा, और घर की महिला इस सुतली को भी बेचती थी, इस पुराने कचरे को भी बेचती थी। तो इस तरह से अगर इस तरह से लोगों को इन चीज़ों के पैसे मिलने लगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को बेचने के लिए बचा के रखेंगे। और भारत में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से 93% प्लास्टिक बोतलें रिसाइकिल हो जाती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं, हम उसे कहीं भी फेंक देते हैं और सड़क पे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं इन चीज़ों को हर जगह से उठाते हैं। और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें इससे कमाई होती है, और चूंकि उससे कमाई होती है 93% प्लास्टिक बोतल्स रिसाइकिल होती हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक है। ऐसा अच्छे मैनेजमेंट के कारण नहीं हुआ है, ये लोगों की बुरी आर्थिक परिस्थिति के कारण हुआ है कि कहीं पे भी उन्हें कोई प्लास्टिक मिलता है वो उसे उठा देते हैं और वो कहीं जाके बेचते हैं, इसलिए वो रिसाइकिल हो जाती है। तो ये चीज़ें घर के अंदर भी हो सकती हैं। हर घर में उनको जो भी प्लास्टिक मिलता है या दूसरी चीज़ें मिलती हैं, अगर वो उसे बेच सकें, या ऐसा कोई मार्केट होता या ऑनलाइन अगर उन चीज़ों को बेच सकें कि भाई मेरे घर में इतने किलो प्लास्टिक है, कोई आके उसे उठाता है और मुझे उसके पैसे मिलते हैं, तो फिर ये समस्या सुलझ जाएगी। वरना केवल जागरूकता फैलाकर भारत जैसे देश में उस मुकाम तक पहुंचना जहां लोग शिक्षा के अलग अलग स्तरों में हैं, जागरूकता के अलग अलग स्तरों में हैं, आर्थिक समृद्धि के अलग अलग स्तरों में हैं, और ये अंतर बहुत बड़ा है। इस जागरूकता को पूरी आबादी में फैलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। सदगुरु, सभी पैनलिस्ट्स ने अपना सवाल पूछ लिया है। मैं बेंगलोर की महिला से बात करना चाहता हूँ। वो बेंगलोर की महिला जिन्होंने अपना सवाल पूछा था, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि केवल वो ही हैं जिनसे मैं उनकी भाषा में बात कर सकता हूँ। ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಮಮತಾಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವಿಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಶ, ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. सदगुरु, इस कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए हमने सभी पैनलिस्ट से सवाल पूछा। अब मैं अपना सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे सभी स्वच्छता कर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। एक तो इस कोरोना के संदर्भ में जो कि इस समय के बारे में है, हमने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, और मुख्य रूप से इस देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये पूरी तरह से स्वच्छ देश बनना चाहिए। तो हम कैसे इस दिशा में आगे बढ़ें कि हमारे देश का हर हिस्सा, आप चाहे किसी भी शहर में जाएं, वो शहर इंदौर या सूरत की तरह साफ़ हो। हम ये कैसे करें? आपका संदेश क्या होगा सदगुरु? जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे नहीं पता कि अगर हो सके तो राज्य सरकारों को ये व्यक्तिगत निर्णय करने पड़ेंगे, लेकिन सभी जो स्वच्छता कर्मी हैं, जो लोग कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें एक सुंदर यूनिफॉर्म के साथ देखा जाना चाहिए। एक ऐसी यूनिफॉर्म जो सुंदर दिखे, गरिमामय दिखे, और एक ऐसा नारा भी होना चाहिए जो लोगों की भागीदारी का आह्वान करे। शहर को साफ रखना, देश को साफ रखना, ये केवल स्वच्छता कर्मियों का काम नहीं है, ये देश के, ये हर उस नागरिक का काम है जो सड़क का उपयोग करता है। पहले तो ये शर्म की बात है कि वो सड़क गंदी है और किसी को साफ करने के लिए आना पड़ता है। अगर हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हमारे अंदर मानवता की कोई भी भावना है कि हम इस देश में जानवरों की तरह नहीं रहने वाले हैं, अगर हम इंसानों की तरह रहना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है कि हर नागरिक ये समझे कि सड़क को साफ रखना, देश को साफ रखना, शहर को साफ रखना, ये सड़क साफ करने वालों का या म्यूनिसिपैलिटी वालों का काम नहीं है। हाँ, उन्हें अपना काम करना होगा, लेकिन हर नागरिक को इसमें हिस्सा लेना होगा।
अगर हमारे पास इस तरह का कोई नारा हो कि ये हर किसी का ध्यान आकर्षित करे कि केवल हम ही स्वच्छता कर्मी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, क्योंकि नागरिकों की भागीदारी के बिना आखिर आप कितनी सफाई करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, एक आदमी सफाई करता है और अगर बाकी के 4 लोग अगर घर को साफ रखने के बारे में जागरूक ना हो, अगर उन्हें इस बारे में ज़रा भी ख्याल नहीं हो कि किसी ने साफ़ की है, आप सफाई करके जाते हैं, कोई और जब चाहे कचरा फैलाता रहता है, तो वो घर कैसे साफ़ होगा। तो जो लोग सफाई कर रहे हैं वो बस हताश हो जाएंगे और धीरे धीरे वो सोचने लगेंगे कि भाई ये लोग तो गंदगी के बीच ही रहना चाहते हैं, इस तरह की हताशा बैठ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रधानमंत्री ही इसे आगे बढ़ाएं, लोगों को इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का भी यही इरादा है कि लोग इसे अपने हाथों में ले लें। लोगों का मतलब उन लोगों से नहीं है जो लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं, लोगों का मतलब है नागरिक। हर वो व्यक्ति जो सड़क का उपयोग कर रहा है उसे जागरूक होना होगा और शहर को साफ रखने में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो रेसिडेंशियल एरिया में बहुत आसानी से आप ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। रेसिडेंशियल एरिया में आप मीटिंग्स बुला सकते हैं और इस स्वच्छता के काम में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन जो आम सड़कें हैं, जो कमर्शियल सड़कें हैं, वहाँ पे भी हम पार्टिसिपेशन ला सकते हैं। अगर उनमें से कुछ लोग सफाई कर रहे हैं तो दूसरे लोग वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। केवल बात करने से और लोगों को समझाने से सफाई काफ़ी हद तक हो जाएगी। सफाई करने का तरीका सिर्फ झाड़ू लगाना ही नहीं है। अगर हम लगातार लोगों से बात करते हैं, अगर हम इन स्वच्छता कर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देते हैं कि वो लोगों से बात करें, उन्हें समझाएं, तो सड़कें कहीं ज़्यादा साफ़ हो जाएंगी। हाँ, झाड़ू लगाना भी हमारे काम का एक हिस्सा है, लेकिन नागरिकों की पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी पार्टनरशिप के बिना, उनकी हिस्सेदारी के बिना सड़कों को साफ रखना हमेशा एक चुनौती भरा काम होगा। हमें इसे बदलना होगा, क्योंकि आखिर कचरा आया कहाँ से, समस्या है कहाँ से। अगर हम समस्या को वहाँ हल नहीं करते तो लगातार सफाई करते रहना इसका हल नहीं है। अगर सभी 130 करोड़ लोग स्वच्छता योद्धा बन जाएं और खुद को और अपने आसपास के जगह को स्वच्छ रखें तो पूरा देश स्वच्छ बन सकता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा संदेश है और आपके 1 घंटे के इस बातचीत से हमने बहुत कुछ सीखा है। 6 पैनलिस्ट हमारे साथ थे और 2 रिकॉर्डेड मैसेज थे और मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और मुझे यकीन है कि ये YouTube अवेलेबल रहेगा। जो लोग अभी से नहीं सुन पाए हैं उसे बाद में सुन पाएंगे। मैं सद्गुरु को फिर से सुनना चाहूँगा और इस YouTube के माध्यम से फिर से उनके साथ रहना चाहूँगा और एक योद्धा के रूप में ये वचन लेना चाहूँगा। हालांकि ये युद्ध नहीं है, हालांकि हम कोरोना के साथ युद्ध कर रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित रहे और हर कोई बिना डर के साथ अपना काम कर सके। तो इस समय में सद्गुरु के जैसा एक महान साथी, सद्गुरु मैं आपके खुद के कथनों के साथ अंत करना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन में लगातार नई परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप विकास और एक बहुत बड़ी संभावना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत बड़ी संभावना है और हम सभी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फिर से सद्गुरु हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पूरे स्वच्छता कर्मियों के साथ होने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी के साथ होना मेरा सौभाग्य रहा।